नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय डॉक्टर राकेश पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव हो गए। अब तक लोग पहले ईवीएम का रोना रोए, फिर उसके बाद एसआईआर का रोना रोए, तो आज एक नई युक्ति आ गई और इसको लेकर उद्धव ठाकरे ने पहला बयान दिया कि मैंने अपने जीवन में इतनी बेशर्म सरकार नहीं देखी। एक विपक्ष का नेता इतना बड़ा बयान देता है। मुंबई का किंग कौन होगा ये कल सुबह फैसला होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब स्याही भी बदल दी, वोटर लिस्ट भी बदल दी, वोट डालने वाले गए तो उनके पड़ चुके थे, जब ये सब चीज हो गई तो परिणाम भी साफ ही साफ है। बहुत कुछ अंधेरे में रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर, मेरा सवाल यह है कि लोग अब तक ईवीएम और एसआईआर पर लड़ रहे थे। अब ये जो नया आज आ गया पैटर्न, आपने तो अब तक अपने कई चुनाव कवर किए, कई चुनाव देखे, वो स्याही महीनों नहीं हटती थी और बिहार से ये पैटर्न चालू हुआ। कोई पान के पत्ते से रगड़ के हटा दे रहा है, लेकिन आज तो वो तुरंत के तुरंत साफ हो रही थी। तो कैसे लड़ा जाएगा? कैसे लड़ा जाएगा? देखिए, अब इन लोगों से लड़ना बड़ा कठिन होता जा रहा है। जो सत्ता में बैठे लोग हैं, वो चाइना गेट फिल्म का एक डायलॉग है ना, जगीरा का, मुझसे लड़ने के लिए डैश 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 वो कहां से लाओगे। तो इनसे लड़ने के लिए वो जो डैश 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 है, जो जगीरा के पास था, वो भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी और के पास है नहीं। इन लोगों ने पूरी चुनावी मशीनरी को हाईजैक कर लिया है। आप एक तरीके पर कोई रोक टोक करते हैं, किसी एक छेद पर आप ढक्कन लगाते हैं, उधर दूसरा छेद कर लेते हैं। आप ईवीएम में गड़बड़ी की सोचते ही रह जाते हैं तो वे एसआईआर में खेल कर देते हैं। किसी जमाने में क्यों, आज भी आपने देखा होगा कि जो गलती से वोट पहुंचता है ईवीएम की गड़बड़ी से, वो सिर्फ कमल के निशान पर पहुंचता है। आज तक इस देश में एक भी ऐसी घटना नहीं हुई कि किसी ने हाथी के लिए बटन दबाया हो और हाथ के पंजे पर वोट गिरा हो। मध्य प्रदेश में भिंड जिले में अटेर विधानसभा सीट है, वहां पर चुनाव से पहले जो रिहर्सल होती है, मतदान की जो प्रक्रिया शुरू होने से पहले, तो मध्य प्रदेश की जो राज्य निर्वाचन आयुक्त थी, उन्होंने अपने सामने वो करवाया। उसमें भी कमल के निशान पर ही वोट निकला था, जबकि दिया किसी और को गया था। देश भर में आज तक हमेशा ऐसा हुआ है। तो ये गड़बड़ी हो गई तो मशीन भी कमल के निशान पर ही ठप्पा लगाती है। क्या राष्ट्रवादी हो गई सर? यहाँ पे मैंने एक सवाल मेरा ले लीजिए। क्या राष्ट्रवादी हो गई? जो फर्जी राष्ट्रवाद हावी है, राष्ट्रवादी ऐसा नहीं करते हैं। राष्ट्रवादी तो जान दे देते थे, वो झूठ बोलना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। ये तो पूरा फर्जी राष्ट्रवाद है इनका। ये पूरे निर्वाचन तंत्र को, हमारी निर्वाचक प्रणाली को अपहृत करके बैठे हैं। मैं जो दो प्रक्रियाओं की बात कर रहा था, तो एक तो हो गई मशीन, दूसरा हो गया मतदाता सूची भी अब अपने हिसाब से बनाई जाएगी। पहले वोटर पार्टी चुनते थे, अपना प्रतिनिधि चुनते थे, अब पार्टी अपना वोटर चुन रही है। वो तय कर रही है कौन वोट डालेगा, कौन नहीं डालेगा, किन के नाम मतदाता सूची में रहेंगे, किन के नहीं रहेंगे। अब आपके उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोगों के नाम गायब हो गए। बिहार में 67 लाख नाम गायब हो गए थे। महाराष्ट्र में भी यही सब हुआ। अब ये तीसरा दांव चला है, अमिट स्याही। हम अपने बचपन से उसको इसी रूप में सुनते आ रहे हैं कि उसका नाम है अमिट स्याही। वो मिटेगी नहीं। आपने सही कहा, हफ्तों लगते थे कई बार किसी व्यक्ति की उंगली पर, तो एक महीने बाद स्याही दिखाई देती थी। धीरे धीरे करके डिम होती हुई, डल होती हुई, आखिरी में मिटती थी वो। अब महाराष्ट्र में तो अमृत काल आ गया है। मतदाता वोट डालकर निकला, बाहर हाथ से दूसरी उंगली से छुड़ाया, अगले किसी बूथ पर चला गया, रामलाल श्यामलाल की जगह वोट देने चला गया। अवंतीबाई शकुंतला देवी का वोट देने चली गई। तो अब इन लोगों ने पूरे चुनाव को अपनी मर्जी से संचालित करने का करिश्मा कर लिया है। एक सौम्या टंडन है
बड़ी अभिनेत्री हैं, अभी उनकी एक फिल्म आई रहमान डकैत की पत्नी बनी है, उसमें धुरंधर की हीरोइन। वे कैमरे के सामने अपना रोना रो रही हैं कि वे ऑनलाइन चेक करके घर से निकली थी, उनका नाम मतदाता सूची में डालमिया कॉलेज में दिख रहा था, लेकिन जब वे वहां पहुंची तो उनको बताया गया कि नहीं, आपका वोट तो कहीं मलाड ईस्ट में है, पता नहीं कहाँ है। अब मुंबई इतनी छोटी नहीं है कि आपका यहाँ मतदान केंद्र हो और यहां से भागकर आप दूसरे केंद्र पर पहुंच जाएं। इतना ट्रैफिक जाम और इतनी दूरियां हैं। मैं उसको नाम को देखना चाह रहा हूं कि उनका कहाँ निकला अंत में वोट, उसकी बजाय मैं आप उनका देखिए, डालमिया कॉलेज की बजाय गोरेगांव वेस्ट, गोरेगांव बहुत दूर है। मुझे नहीं मालूम उनका डालमिया कॉलेज और गोरेगांव आपस में कितनी दूर है, लेकिन जब ऑनलाइन वे देखकर घर से निकली थी, लेकिन उनको वहां अपना नाम नहीं मिला। अब ये भी समझ लीजिए, बहुत जरूरी बात है, सिर्फ मुंबई महानगर पालिका का चुनाव नहीं हुआ बीएमसी का, 29 नगर निगमों के चुनाव महाराष्ट्र में हुए हैं। बीएमसी जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको लेकर वर्षों से नरेंद्र मोदी की सरकार चुनाव नहीं करा रही थी, सिर्फ इस डर के मारे कि कहीं वहां सत्ता में आने से चूक गए तो एक बहुत बड़ा राज्य से भी बड़े बजट का शहर निकल जाएगा। हमारे दर्शक जान लें कि बीएमसी का बजट है 74,424 करोड़, इसके आसपास का आंकड़ा है। 74,000 करोड़ से ज्यादा का बजट है मुंबई महानगर पालिका का, हमारे देश के कई राज्यों के बजट से ज्यादा। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, वहां वो है धारावी, जहां राष्ट्र सेठ पुनर्निर्माण करने जा रहे हैं, बहुत बड़ी परियोजना अरबों खरबों की। उस मुंबई महानगर पालिका पर कब्जा करना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है और उसके लिए कुछ भी करने को वे तैयार हैं। और जो कुछ किया है उसे देखकर ही उद्धव ठाकरे ने कहा है कि आज तक इससे बेशर्म सरकार मैंने नहीं देखी, उद्धव ठाकरे के शब्द हैं। तो ये बेशर्मी आज पूरे महाराष्ट्र में दिखाई दी है। कितनी बड़ी संख्या में लोग वोट डालने से वंचित रह गए, कितनों के नाम कहीं से कहीं भेज दिए गए हैं, कितने जीवितों को मृत घोषित करके नाम हटा दिए गए और कितने मृतकों के नाम बचे रह गए सूची में। जो वोट नहीं डाले होंगे उनकी जगह किसी और ने वोट डाला होगा। जी शिव कुमार। सर, लगभग कई तरीके के रुझान आने लगे हैं एग्जिट पोल के। बीएमसी चुनाव में महायुति का बजेगा डंका, इस सर्वे का दावा। डीवी रिसर्च के मुताबिक बीएमसी में सत्ता परिवर्तन के आसार नजर आ रहे हैं। बीजेपी शिवसेना को 107 से 122 सीटें मिल सकती हैं, उद्धव ठाकरे को 68 से 87 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 18 से 25, अजीत पवार की एनसीपी को 2 से 4, अन्य के खाते में 8 से 15। बीएमसी में कुल 227 सीटें हैं, बहुमत के लिए 114 का जादुई आंकड़ा चाहिए। और अगर ये आंकड़ा सर्वे के मुताबिक 100 के नीचे रह जाता है और उधर उद्धव ठाकरे 80 ले लेते हैं और 25 कांग्रेस, तो मुझे लगता है फिर तो उद्धव ठाकरे खींच लेंगे, क्योंकि कांग्रेस उद्धव ठाकरे के साथ चली जाएगी, जहां तक मेरा अनुमान है। ये तो कल तय हो जाएगा, बहुत देर नहीं है, अब 24 घंटे बाकी है। लेकिन सर, क्या इस पूरे घटनाक्रम से चुनावी प्रक्रिया पर से जनता का विश्वास उठता जा रहा है? देखिए शिव कुमार, पहले बिल्कुल बहुत जरूरी सवाल है। लोकतंत्र की सेहत के लिए आज की तारीख में सबसे जरूरी सवाल यही है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये एग्जिट पोल का अपना आंकड़ा बताया है, उस पर बात कर ले जरा सी आधे मिनट की। देखिए, अब इन एग्जिट पोल्स पर मुझे कम से कम भरोसा नहीं रहा। पिछले 10 सालों में कितनी बार इनके आंकड़े गलत साबित हुए हैं। जितनी बताई थी उससे कई बार बहुत बहुत ज्यादा संख्या में सीटें मिली हैं, कई बार ज्यादा बताई थी तो उससे कम मिली हैं। 400 पार का नारा तो अभी 2024 के लोकसभा चुनाव का ही है, 1.5 साल हुआ है अभी। तो उस 400 पार के नारे का क्या हश्र हुआ, 240 पर सिमट कर रह गए। तो इसलिए मैं एग्जिट पोल पर नहीं जाता। लेकिन नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे की, अजित पवार की सरकार
अगर बीएमसी का चुनाव भी नहीं जीत पाएगी तो ये उनके लिए बहुत चिंता का सबब हो जाएगा। अब आपका जो मूल सवाल है उस पर आते हैं कि क्या इस तरह की गड़बड़ियों को देखकर लोगों का चुनाव पर से भरोसा उठ रहा है? इसे साबित करने के लिए मैं एक आज की घटना आपके साथ साझा करना चाहता हूं। राजस्थान में एक बीएलओ ने कलेक्टर के कार्यालय पर जाकर आत्महत्या करने की धमकी दी है। उसने कहा कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, और उसके साथ में बड़ी संख्या में लोग गए थे। इसकी वजह क्या थी वो भी जान लीजिए। बीएलओ का कहना यह था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, बड़े बड़े नेता, सत्ता में बैठे लोग उस पर यह दबाव डाल रहे थे कि एक संप्रदाय विशेष, एक धर्म विशेष के लोगों के नाम काट दिए जाएं एसआईआर में से। एसआईआर की जिम्मेदारी निभा रहा है वो बीएलओ। तो जहां चुनावी मतदाता सूची के लिए इतने बड़े स्तर पर घालमेल हो रहा हो, सत्ता में बैठे लोग अपनी मर्जी से लोगों के नाम जोड़ और काट रहे हों, जिसके चलते पश्चिम बंगाल में आपने ही परसों जिक्र किया था चर्चा में, 16 बीएलओ ने इस्तीफे दे दिए हैं। सर 50 ने दे दिए, रात रात 50 50 ने हो दे गए दिए। अब मुर्शिदाबाद 50 में हो गए नहीं, वो 16 अलग हैं, 50 ने जी, अलग दिया है। और उन्होंने 50 ने ये अलग। कहा है कि हमें व्हाट्सएप से मैसेज आ रहे हैं, ये कर दो। जी, तो व्हाट्सएप मैसेज क्यों भेज रहे हो? हमें लिखित आदेश दे दो, इनके वोट काटने, हम काट देंगे। काट दो, हमें सही बात है। स्थानीय स्तर पर शिक्षक हैं, हम इन्हीं के बीच रहते हैं। कल वो मुझसे पूछेगा, धमकाएगा कि आपने मास्टर साहब मेरा वोट कैसे काट दिया था, मैं जवाब क्या बिल्कुल दूंगा? तो वही व्हाट्सएप से वही चल रहा है चुनाव आयोग, व्हाट्सएप से चल रहा देख है। देखिए, गनीमत है कि इन बीएलओज ने इस्तीफे ही दिए हैं, खुदकुशी नहीं की है। इससे पहले कितने बीएलओ आत्महत्या कर चुके हैं, जिसका वो भी जिक्र अभी 100 के आसपास, 100 के आसपास पहुंचने वाला, वो भी आंकड़ा आपको पहुंच गए बता। होंगे। ये आंकड़ा भी कभी ये सरकार मानेगी नहीं, स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि ये तो नो डाटा गवर्नमेंट है ना, कोई आंकड़ा स्वीकार ही नहीं करती है कहीं से भी। न कुंभ की भगदड़ के मृतक, न दिल्ली स्टेशन के भगदड़ के मृतकों की संख्या, न कोविड के मृतकों की। और आज की ताजा खबर यह है कि इंदौर में गंदे पानी से हुई मौतों को भी, उनके आंकड़े को भी छुपाने की कोशिश सरकार कर रही है। मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ने हाई कोर्ट में कहा है कि 15 लोगों की मौत हुई है, जबकि 23 लोग अब तक वहां मर चुके हैं। इसलिए हम विषय पर लौटते हैं कि एसआईआर में जिस तरह से व्हाट्सएप पर मैसेज करके चीन चीन कर नाम हटाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है, बीजेपी के लोग सब जगह इस तरह की चुनाव प्रक्रिया को, निर्वाचन प्रणाली के पुनरीक्षण को बाधित कर रहे हैं, अपनी मर्जी से उसे संशोधित करना चाहते हैं। तो इसका उत्तर यह है आपके उस प्रश्न का कि ऐसा होगा तो धीरे धीरे लोग इस चुनाव से ही दूर हट जाएंगे, और वो लोकतंत्र के लिए काला दिन होगा जिस दिन इस देश के लोगों को चुनाव कराने वाले सिस्टम पर, इस प्रणाली पर, सत्ता में बैठे लोगों पर भरोसा नहीं रहेगा और लोग वोट डालने से बचने लगेंगे। वो दिन लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए सबसे ज्यादा बुरा दिन होगा। शिव कुमार जी, सर सबसे ज्यादा पैसा इसी प्रचार में खर्च किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर निकाले जाए। बिल्कुल महीनों अभियान चलता है, गांव गांव पंचायत होती है, नुक्कड़ सभा होती है। आज जब मैं गांव में बात करता हूं तो लोग ये कहते हैं क्या जाएंगे वोट डालने, जीतेगा तो मोदी ही, जीतेगा तो योगी ही, जीतेंगे तो शिवराज ही। सर ये मेंटिलिटी बन कैसे गई है? उन्हें कैसे ये पता लग रहा है? गांव का आदमी तो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसे, उसके दिमाग में ये शब्द किसने भरे? कहीं से तो ये संदेश आ रहा है। देखिए, आज की तारीख में ये सूचना विस्फोट का युग है। गांव गांव, गली गली, टपरे टपरे में हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। हर आदमी सोशल मीडिया देख रहा है। गांव में भी जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वे पढ़ नहीं सकते तो सुन तो सकते हैं। स्पेशल कवरेज न्यूज की इस डिबेट को देश के न जाने कितने गांव में लोग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। वे देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि महाराष्ट्र में स्याही मिटाकर न जाने कितने लोगों ने दोबारा तिबारा वोट डाल दिया है। तो ये जो संदेश दूर दूर तक जा रहा है, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है।
भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, जो येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद हर तरह से सिर्फ चुनाव जीतने को ही अपना एकमात्र लक्ष्य मानती है। गवर्नेंस की चिंता नहीं है, सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन की चिंता नहीं है, सरकार क्या काम कर रही है, लोगों के रोजगार की चिंता नहीं है, साफ पानी लोगों को पीने को मिल सके इसकी फिक्र नहीं है। सिर्फ चुनाव कैसे जीता जाए इसके लिए 24 घंटे 7 दिन 30 दिन 365 दिन भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी की सरकार लगी रहती है। दरअसल में ये सिर्फ एक चुनावी मशीनरी है। अब ये कोई सरकार नहीं है, ये कोई राजनीतिक दल नहीं है, ये चुनाव जीतने वाली एक रोबोट जैसी मशीन है। वो 24 घंटे सिर्फ चुनाव के लिए गुंताड़े में लगी रहती है, उसे और कुछ सूझता ही नहीं है। जी सर, इसका मैं आपको बिल्कुल सटीक उदाहरण, और मेरे सवाल इसी में रहेगा। बिहार में चुनाव चल रहा था, वोट पड़ गए थे जी और वोट पड़ने के बाद जब मतगणना के एक दिन पहले एक बैठक बीजेपी बंगाल में करती है और अखबारों में बड़ी हेडलाइन छपती है कि बिहार का परिणाम नहीं आया, उससे पहले बीजेपी ने बंगाल में बोला धावा। जी ये हर अखबार की हेडलाइन होती है। और उसी समय दिल्ली में विस्फोट हो जाता है, प्रधानमंत्री विदेश चले जाते हैं। अमित शाह गृह मंत्री हैं, लेकिन मौके पर जाते हैं और उन्हें चिंता थी कि बिहार में क्या होगा। बिल्कुल। फिर बंगाल के चुनाव की तैयारी, वो लाल किला के विस्फोट में जो निरीह मारे गए, जो मार्केट के करने आए थे, किसी का बच्चा सामान लेने आया था, कोई बाजार करने आया, कोई अपने दोस्त से मिलने आया था, वो दोनों दोस्त मर गए। अमरोहा के दोनों बच्चे मर गए थे, वो एक दोस्त एक दूसरे से मिलने आए थे। बड़ा मर्मांतक कहानी थी। क्या हुआ उसमें, इस पर तो बहस नहीं हुई, कोई टीवी चैनल करता नहीं, लेकिन इस पर सबने बहस की कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है और राहुल गांधी चुनाव खत्म होते ही विदेश चले जाते हैं और फिर कहते हैं हम चुनाव हार गए। फिर वो बताते हैं कि बीजेपी चुनाव लड़ती है, पूरी साल पेपर की तैयारी करती है और परिणाम आता है तो फर्स्ट क्लास पास होती है। और राहुल गांधी 2 दिन पढ़ना चाहते हैं और फिर कहते हैं मेरी बैक आ गई, फिर कहते हैं मैं फेल हो गया, और यही है। तो इसे अखबार वाले कैसे प्रदर्शित इतना झूठ क्यों करते हैं? अखबार वालों को पता है कि वो बच्चा अच्छी परीक्षा देने जा रहा है। देखिए, अखबार वाले और मुख्यधारा के मीडिया के चैनल वाले सरकार के इशारे पर, पार्टी के इशारे पर हेडलाइन मैनेजमेंट करते हैं। वे जिस परीक्षा की बात कर रहे हैं, वे कभी ये नहीं बताते कि इस परीक्षा का जो पेपर सेटर है वो तो भारतीय जनता पार्टी नाम के विद्यार्थी के साथ मिलकर पेपर बनाता है। वो ये कभी नहीं बताते कि कॉपी जांचने वाला, कॉपी जांचना तो बाद में आएगा, जिस वक्त परीक्षा चल रही होती है तो जो पर्यवेक्षक होते हैं, इन्विजिलेटर, वे भी इसी पार्टी के लोग होते हैं। वे भले चुनाव के अधिकारी हों, जिला प्रशासन के अधिकारी हों, तो परीक्षा जिस समय चल रही होती है तो इन्विजिलेटर भी उन्हीं के साथ होते हैं। ये भी भोंपू मीडिया आपको नहीं बताता। और जब परीक्षा की कॉपियां जांचने का काम शुरू होता है तो वो परीक्षक भी उन्हीं के लोग होते हैं। तो कोई 2 दिन पढ़ ले, चाहे 2 साल पढ़ता रहे, परीक्षा में पास उसी को होना है जो पेपर सेटिंग से लेकर, प्रश्न पत्र तैयार होने से लेकर, परीक्षा परिणाम निकलने तक, अंक सूची जारी होने तक एक ही दल के सदस्य हैं। वे आपस में इतने घुले मिले हैं कि दूसरा जो विद्यार्थी है, जो प्रतिस्पर्धी है, वो कितनी भी अच्छी पढ़ाई करके आ जाए, कितना भी अच्छा पेपर लिख ले, उसे तो फेल होना ही है। लेकिन इस सब में लोकतंत्र फेल हो रहा है। जनता अपना निर्णय नहीं कर पा रही है। वो जो फैसला सुनाना चाहती है उसकी बजाय सरकार और चुनाव आयोग मिलकर अपना फैसला थोप रहे हैं देश पर। जी शिव कुमार जी। चलिए सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमसे बात की और कल मुंबई का बहुत परिणाम बहुत आएगा, धन्यवाद। उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। हमें इजाजत दीजिए। आपका आभार, धन्यवाद और नमस्कार। थैंक यू, शुक्रिया। लगा दो अपलोडिंग पे।